घने जंगल के बीच से होते हुए सुनसान रास्ते पर एक गाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। ये कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? कुछ बताते क्यों नहीं? तुम ही हमेशा कहती रहती थी ना कि मैं तुम्हें कहीं बाहर घुमाने नहीं ले जाता, तो अब मेरे सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। सुनसान रास्ते पर शांति के बीच रुक रुक कर जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। सरप्राइज भी प्लान किया तो यहाँ इस जंगल के बीच? अरे पगली, ये हमारी मंजिल थोड़ी ना है। बस एक बार इस जंगल को पार करने दो, फिर देखना मेरा सरप्राइज। हो सकता है कि तुम मेरा सरप्राइज देखकर मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। अविश, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अभी मेरा इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। अभी मेरा फोकस बस मेरे करियर पर है। अविश और रिया बात कर ही रहे होते हैं, तभी बाहर जोर से बारिश और तूफान आने लगता है। लो, अब रही सही कसर इस बारिश ने पूरी कर दी। इस बारिश ने तो मौसम को और भी रोमांटिक बना दिया है। ओह शट अप अविश। तभी अचानक से अविश गाड़ी में जोर से ब्रेक मारता है और गाड़ी झटके से रुक जाती है। ओह, क्या हुआ? तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? वो देखो, बाहर रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है। गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा पाएगी। OMG, ये क्या? अब हम आगे कैसे जाएंगे? हमें मदद के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा। ये बोलकर अविश अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और अपने दोस्त को फोन मिलाने लगता है। ओह शिट, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? अब और क्या, अब हमें बाहर जाकर किसी को मदद के लिए ढूंढना होगा। पागल हो गए हो क्या? बाहर देखा है कितना अंधेरा है। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। सारी रात यहाँ तो बैठे नहीं रह सकते ना। ईशा गाड़ी से बाहर आकर आसपास देखती है तो उसे वहाँ रुकने के लिए कुछ भी नहीं दिखाई देता। अब क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे इस जंगल के बीच? डरो मत ईशा, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, कोई ना कोई तो मदद के लिए मिल ही जाएगा। अविश और ईशा दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़े आगे चलने पर अविश एक्साइटेड होकर बोलता है, अरे वो देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है और थोड़ा धुआं भी उठ रहा है। लगता है वहाँ कोई रहता है। चलो वहाँ चलकर देखते हैं। थैंक गॉड। मदद मिलने की उम्मीद में दोनों उस दिशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ से उन्हें रोशनी दिखाई दे रही थी। उस रोशनी के करीब पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि वहाँ एक पुराना सा होटल है। यहाँ कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। अरे कोई है यहाँ? अविश के सवाल का कोई जवाब नहीं आता। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी अचानक से अंधेरे के बीच एक बूढ़ा आदमी लालटेन पकड़े उनके सामने आ जाता है। कौन है इतनी रात को? अरे तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं शंभू, इस होटल का केयर टेकर। इतनी रात को जंगल में तुम लोग क्या कर रहे हो? वो जंगल के रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है, क्या कोई मदद मिल सकती है? हमें यहाँ से आगे निकलना था। इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, पर सुबह होने पर पास ही के गांव से कुछ लोग तुम्हारी मदद के लिए जरूर बुला सकता हूँ। रात भर इस जंगल में हम अपनी गाड़ी में नहीं रुक सकते। क्या तुम्हारे होटल में रात को रुकने के लिए कोई रूम मिल सकता है? हम रात भर यहाँ रुकेंगे? हालत देखी है इस जगह की। मुझे तो अभी से डर लग रहा है। हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। इस जंगल के बीच हमें कौन सा दूसरा होटल मिल सकता है? और फिर जंगली जानवरों से खतरा अलग। समझदारी इसी में है कि आज रात हम इस होटल में बिता लें और सुबह गांव वालों की मदद से पेड़ हटाकर यहाँ से आगे निकल लेंगे। ना चाहते हुए भी ईशा को अविश की बात माननी पड़ती है और वो दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी उनके रूम की चाबी लाकर उनको देता है और रूम की तरफ इशारा करता है। इस रूम का नंबर भी तो 13 है। इतना अशुभ रूम ही मिला था हमारे लिए। हमारा होटल बहुत छोटा सा है और यही अकेला ऐसा रूम है जहाँ 2 लोग एक साथ रुक सकते हैं। बस एक रात की ही तो बात है। कल सुबह तो हमने वैसे भी निकल ही जाना है यहाँ से।
वो बूढ़ा आदमी उनको रूम के गेट तक छोड़कर वहां से चला जाता है। अवीश गेट खोलकर लाइट ऑन करता है। अभी बस लाइट को ऑन किया ही था कि अगले ही पल लाइट अपने आप ही चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई? ये बोलकर ईशा अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखने लगती है। तभी एकदम से अंधेरे के बीच उसके सामने एक लड़का आ जाता है। वो लड़का एक स्विच को ऊपर उठाता है और लाइट ऑन हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी, मैं इस होटल के केयरटेकर शंभू का बेटा हूँ। सुनील नाम है मेरा। अरे यार, तूने तो हमें डरा ही दिया। जी, ये स्विच डाउन हुआ था, अब मैंने इसे उठा दिया है। अब लाइट बंद नहीं होगी और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। सुनील के वहां से जाने के बाद अविश और ईशा दोनों साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं। जल्दी चैनल चेंज करो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? ये भी कोई टाइम है हॉरर मूवी देखने का? मुझे पहले से ही इतना डर लग रहा है इस जगह पर। अविश चैनल चेंज करता है, पर दोनों इस चीज को देखकर बहुत डर जाते हैं कि टीवी के हर चैनल पर वही हॉरर मूवी आ रही होती है। प्लीज बंद करो इस टीवी को, मुझे डर लग रहा है। चलो ठीक है, लो बंद कर दिया टीवी। अविश टीवी बंद करता है, पर कुछ ही देर में टीवी अपने आप फिर से ऑन हो जाता है। अरे, ये टीवी अभी तो बंद किया था तुमने इसे, ये अपने आप ही फिर से कैसे ऑन हो गया? रुको, करता हूँ। अविश रिमोट से टीवी बंद करने की कोशिश करता है, पर टीवी बंद नहीं होता। फिर अविश टीवी को बंद करने के लिए उसका मेन प्लग निकाल देता है। शुक्र है। चलो अब कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी लग रही है। अविश सुनील को फोन करके खाने का ऑर्डर दे देता है। थोड़ी ही देर में सुनील खाना लेकर रूम में आ जाता है। खाना ऊपर से पूरा ढका हुआ होता है। तुम खाना प्लेट में डालो, तब तक मैं मुंह हाथ धोकर आता हूँ। ईशा जैसे ही खाने के ऊपर से ढक्कन हटाती है, उसे वहाँ एक कटा हुआ सिर दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो जोर से चिल्ला उठती है। अवीश! ईशा के चिल्लाने की आवाज सुनकर अवीश भागकर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? ईशा खाने की प्लेट की तरफ इशारा करती है। यहाँ किसी का सिर कटा हुआ पड़ा है। क्या? वहाँ तो बस खाना ही पड़ा है। वो खाना नहीं है, वहाँ उस ढक्कन के नीचे किसी आदमी का सिर पड़ा हुआ है। अवीश खाने के ऊपर से ढक्कन हटाता है और देखता है कि वहाँ प्लेट में खाना पड़ा होता है। तुम भी ना, कहाँ है कटा हुआ सिर? आंखें खोलो और देखो। वहाँ प्लेट में खाना पड़ा देख ईशा चौंक जाती है। हाँ? ये क्या? अभी तो यहाँ किसी का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तुम आजकल हॉरर मूवीज कुछ ज्यादा ही देखने लग गई हो। चलो अब जल्दी करो, बहुत तेज भूख लगी है मुझे। ईशा इस बात से असमंजस में पड़ जाती है कि आखिरकार उसके साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस रूम में कोई भी कटा हुआ सिर या खून के निशान तक नहीं थे। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर में एक तेज हवा के झोंके के साथ खिड़की खुल जाती है और पर्दा हवा में ऐसे लहराने लगता है मानो कि जैसे किसी इंसान का साया हो, जिस आवाज के कारण ईशा अचानक नींद से जाग जाती है। हवीश! 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 अवीश गहरी नींद में सो रहा होता है, इसलिए ईशा खुद ही उठकर डरते डरते खिड़की बंद करती है। तुम अंदर कैसे आए? निकलो अभी रूम से। हवीश, इससे बोलो जाए यहाँ से। ईशा अविश के बेड की तरफ देखती है तो अविश वहाँ होता ही नहीं है, जिसे देख ईशा के होश उड़ जाते हैं। बूढ़ा आदमी ईशा के मुंह को अपने हाथ से दबाकर उसे बेहोश कर देता है। ईशा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कुर्सी से बंधी पड़ी है और वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ है। खोलो, खोलो मुझे यहाँ क्यों बांधा हुआ है? हवीश कहाँ है? अवीश? वो बूढ़ा आदमी अवीश को आवाज लगाता है, अवीश। तभी अंधेरे में से बाहर निकलते हुए अवीश दिखाई देता है। ये देख ईशा पूरी तरह से चौंक जाती है। हवीश, ये सब क्या है? क्या यही है तुम्हारा सरप्राइज?
अरे पगली, तुम अभी तक ये समझ नहीं पाई कि ये जो भी हो रहा है उसके पीछे मैं ही हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। बेस्ट फ्रेंड्स? मैं तो हमेशा से ही तुम्हें पसंद करता था और इस बात का इजहार तुमसे कई बार किया भी, पर तुमने मुझे कभी सीरियसली नहीं लिया। इसलिए तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे ये सब प्लान बनाना पड़ा। ये सब तुमने किया? हाँ, ये पूरा प्लान मेरा ही था। मैंने ही जानबूझकर जंगल का सुनसान रास्ता चुना था। शंभू को भी इस प्लान में मैंने अपने साथ मिला लिया था। शंभू ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर पेड़ को रास्ते पर रखकर रास्ता रोक दिया था। मैंने नेटवर्क ना होने का बहाना करके तुम्हें इस होटल तक लाने का प्लान बनाया था। यहाँ आने के बाद तुम्हारे साथ जो भी घटा वो भी मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा था। तुम मुझे यहाँ बस अपना मतलब पूरा करने के लिए लाए थे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मैं तुम्हें कभी किसी और के साथ नहीं सोच सकता, पर तुमने मेरे प्यार की कभी कदर ही नहीं की। ये पागलपंती छोड़ो और मुझे खोलो। जाने दो मुझे यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है इतनी मेहनत करने के बाद मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? अब तुम्हें मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। अवीश ईशा की तरफ बढ़ ही रहा होता कि एकदम से रूम की बत्ती गुल हो जाती है। अरे ये लाइट कैसे चलेगी? शंभू देखो जल्दी। शंभू रूम से बाहर जाकर देखता है तो उसे मेन स्विच ऑफ किया हुआ मिलता है। स्विच ऑन करने के बाद लाइट तुरंत आ जाती है। अवीश वहां कुर्सी की तरफ देखता है तो उसे दिखता है कि वहां से ईशा गायब हो चुकी होती है। ये ईशा कहाँ गायब हो गई? वो देखो, वो भाग रही है गांव के दूसरे रास्ते की तरफ। अवीश दरवाजा खोलने लगता है पर दरवाजा भी बाहर से लॉक होता है। वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने ही लगता है कि दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। दरवाजे के दूसरी ओर सुनील खड़ा होता है। सुनील, तुमने दरवाजा बाहर से बंद किया था? तुमने मदद की ईशा के भागने में? मैंने बाहर खड़े होकर अवीश की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए ही मैंने लाइट ऑफ करके ईशा को भगाने में मदद की। अब वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। भाग गई वो यहाँ से। अवीश हड़बड़ी में बाहर की तरफ भागता है। ईशा भागते हुए जंगल के दूसरे हाईवे तक पहुंच जाती है, जहाँ से गाड़ियां भी निकल रही होती हैं। ईशा कई गाड़ियों को हाथ का इशारा करके रोकने की कोशिश करती है, पर एक सुनसान हाईवे पर जंगल के बीच इस हालत में लड़की को देखकर कोई भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। अवीश भी उसका पीछा करते हुए हाईवे तक पहुंच जाता है। किसी तरह से हाथ देकर ईशा एक गाड़ी को रुकवाती है और उसमें बैठकर अवीश के हाथों बचकर भागने में सफल हो जाती है। अवीश ईशा की गाड़ी के पीछे पीछे भागते हुए उसे आवाज मारता है, ईशा, ईशा। तभी दूसरी ओर से एक तेज रोशनी आती है और एक जोरदार आवाज अवीश का एक्सीडेंट हो जाता है। रात का काला अंधेरा चारों ओर फैला था। खराब मौसम में चमकती हुई बिजली उस बंगले के दृश्य को बेहद डरावना बना रही थी। दूर से देखने में वह बंगला काफी पुराना दिख रहा था, जो अब एक खंडहर में बदल चुका था। मगर उस बंगले के अंदर चहल पहल हो रही थी, हालांकि वहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बंगले के एक कमरे में एक व्यक्ति बिस्तर पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसके सर से खून टपक रहा था और शरीर में काफी गहरी चोट लगी हुई थी। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि अवीश था, जो उस वक्त बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। उसे एक भयंकर बदबू आई। वह बदबू ऐसी थी जैसे कि काफी पहले मर चुके इंसान के मुर्दा शरीर में से आती है। उस बदबू से अवीश होश में आ गया। उसने जैसे ही उठने की कोशिश की तो वो दर्द से बुरी तरह कराह उठा। वो जिस कमरे में था वो कमरा उसे काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। उस कमरे में एक लालटेन के अलावा कुछ नहीं जल रहा था। अचानक अवीश को याद आया कि ईशा का पीछा करते वक्त किसी कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो सड़क पर गिर पड़ा था। धीरे धीरे अवीश को सब कुछ याद आने लगा कि किस तरह से उसने शंभू से साठ गांठ कराकर ईशा को अपने चंगुल से फंसाया था और ईशा उसके चंगुल से भाग निकली थी, वो भी सुनील की वजह से। ईशा का चेहरा याद आते ही अवीश अपने शरीर का दर्द भूल गया और बड़ी हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया। वो उठकर खड़ा हुआ ही था कि अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे एक अजनबी शख्स खड़ा हुआ उसे घूर रहा था।
वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई पागल हो। लालटेन की हल्की रोशनी में उस व्यक्ति का चेहरा काफी भयानक लग रहा था। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे आया? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे ही कार से हुआ था। यहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर था, इसलिए मुझे तुम्हें इस भूत बंगले में लेकर आना पड़ा। भूत बंगला? ये क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम सही हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगा। लेकिन अभीश ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया। उसने उस व्यक्ति से कहा, इस होटल में जो शंभू नाम का बूढ़ा व्यक्ति रहता है वो कहाँ है? और ना ही मुझे कहीं सुनील दिखाई दे रहा है। अभीश की बात सुनकर वो अजनबी हैरान हो गया। लगता है एक्सीडेंट से तुम्हारे दिमाग में कोई असर हुआ है। यह बंगला सालों से खाली पड़ा है। यह कोई होटल नहीं है। अगर तुम्हारी जान नहीं बचानी होती तो मैं इस बंगले में भूल कर भी नहीं आता, लेकिन अब मैं इस बंगले में अपनी जान नहीं देना चाहता। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर वह अजनबी तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। अभीश उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गया और वो बड़बड़ाने लगा। अभीश ने देखा उस बंगले के चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने लालटेन को अपने हाथों में उठा लिया और वो कमरे की तरफ बाहर आ गया। बाहर आकर अभीश को अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो किसी खंडहर में टहल रहा हो। इसके बाद अभीश जोर जोर से सुनील और शंभू को आवाज लगाने लगा। सुनील, शंभू, सुनील। मगर उसकी आवाज लौटकर उसके पास आ जाती। अचानक एक कमरे में से अभीश ने सुनील को आते हुए देखा। सुनील को देखकर अभीश आग बबूला हो गया और अपने शरीर के दर्द को भूलकर वो सुनील की ओर बढ़ गया। उसने सुनील का गिरबान पकड़ लिया। तेरी वजह से ईशा मेरे चंगुल से बाहर निकल गई, बेवकूफ लड़के। तुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? मगर अभीश के गुस्से से सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह अभीश को रहस्यमय मुस्कान के साथ घूरे जा रहा था। शंभू कहाँ है? सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया। अभीश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने चिल्लाकर सुनील से कहा, मैंने इतने पैसे फिजूल में खर्च नहीं किए। मैंने शंभू को ढेर सारी रकम दी थी। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सुनील के गले से भारी आवाज निकली, इतने उतावले मत हो, तुम्हें सब पता लग जाएगा। इतना कहकर सुनील ने अपने सर को अपनी गर्दन से अलग कर दिया। ऐसा लग रहा था सुनील का सर उसकी गर्दन से जुड़ा हुआ ही ना हो। ये मंजर देखकर अभीश बुरी तरह से घबरा गया और वहां से दूर भागने लगा। अभीश को नहीं पता था कि वो कहां भागे जा रहा था। हाथ में लालटेन पकड़े हुए वो उस बंगले की गहराइयों में बस भागे जा रहा था। अचानक उसके कदम उस बंगले के बेसमेंट में जाकर रुक गए। उसकी नजरों ने कुछ ऐसा देखा जिस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता था। अभीश ने देखा बेसमेंट की दीवारों पर कुछ फोटो लगी हुई थी जो बहुत ही पुरानी थी। फोटो फ्रेम्स की धूल देखकर ऐसा लगता था मानो उसकी बरसों से साफ सफाई ही ना हो। अभीश ने लालटेन की रोशनी में उस फोटो को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा एक फोटो में सुनील और शंभू साथ खड़े हुए हैं और उन तस्वीरों पर माला टंगी हुई थी। अभीश के पूरे शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। अभीश भूल गया कि कुछ देर पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट में उसके शरीर पर गहरी चोटें भी आई थी। अभीश को वहां पर सब कुछ बहुत ही अजीबोगरीब लगा कि अचानक उसे बेसमेंट पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने देखा कि शंभू हाथ में लालटेन लिए हुए किसी मुर्दे की तरह उसके नजदीक खड़ा हुआ था। शंभू ने अपनी भारी आवाज में अभीश की ओर देखकर कहा, कभी कभी शिकारी को लगता है कि उसने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, मगर उसे बाद में एहसास होता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार था। शंभू का चेहरा अजीब सा हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी और सुनील की फोटो पर माला क्यों चढ़ी हुई है? जब कोई इंसान जीवित नहीं होता तो उसके फोटो पर माला ही चढ़ती है। बेवकूफ इंसान हो तुम। जिस बंगले में खड़े हुए हो वो कोई होटल नहीं बल्कि एक बहुत पुराना भूत बंगला है। भूत बंगला? ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो, और भूत बंगले में इंसान नहीं रहते। इतना कहकर शंभू डरावने अंदाज में हंसने लगा।
अविश समझ गया कि वो किसी भारी मुसीबत में फंस गया है। उसके दिमाग से ईशा के प्यार का भूत उतर चुका था। उसे अब चिंता थी तो केवल अपनी जान बचाने की। अविश हाथ में लालटेन पकड़े वहां से बाहर की ओर भागा। वो जैसे ही बंगले के बाहर गया, अचानक उसका पैर किसी से टकराया। अविश गिर पड़ा। उसके सामने वही अजनबी जमीन पर पड़ा हुआ था जिसने उसकी जान बचाई थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और उसके सर पर से खून बह रहा था। वो व्यक्ति मर चुका था। तभी अचानक जोरदार बिजली कड़की। बिजली की रोशनी में अविश ने होटल को देखा तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वो किसी होटल में नहीं बल्कि एक बहुत पुराने खंडहर के सामने खड़ा हुआ था जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं था। तभी अचानक जो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था वो उठकर बैठ गया। वो एक शैतानी हंसी हंसता हुआ अविश से बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि चलो मेरे साथ, लेकिन तुम नहीं माने। देखो इन लोगों ने मुझे अपने आप में शामिल कर लिया। तुम यहाँ पर फंस चुके हो। अचानक वो व्यक्ति गायब हो गया। अब अविश वहां पर अकेला खड़ा था। बादल बुरी तरह से गरज रहे थे। हवाओं का शोर तेज हो गया था। अचानक अविश को अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। उस परछाई को देखकर वो बुरी तरह से सहम गया। अविश ने देखा वो परछाई उसकी ओर ही बड़ी चली जा रही थी। जैसे जैसे वो परछाई उसके नजदीक आ रही थी, अविश के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके दिमाग ने अब काम करना बंद कर दिया था। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे शंभू और सुनील भयानक चेहरों के साथ खड़े हुए थे और उसे देखकर हंस रहे थे। उसके बाद अविश को होश नहीं रहा। वो बेहोश हो चुका था। आंख खुलने पर उसने अपने आप को एक तहखाने में कुर्सी पर बंधा हुआ पाया जहां पर केवल एक लालटेन जल रही थी। अविश चीखने लगा मगर उसकी चीख वापस लौटकर उसके पास ही आ जाती। कुछ देर के बाद उसे कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई दी। अविश उस और ध्यान से देखने लगा जहां से उसे कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अविश ने देखा कि एक लड़की हाथ में लालटेन लिए हुए उसके नजदीक चले आ रही थी और उसके साथ दो परछाइयां चल रही थी। अविश अपने आप को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रहा था। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई। अविश उस आवाज को सुनकर बुरी तरह से चौंक गया। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ईशा की थी। अविश ने देखा कि ईशा के साथ शंभू और सुनील बड़ी भयानक शक्लों से मुस्कुरा रहे थे। ईशा रहस्यमयी अंदाज में अविश को देखने लगी। क्या सोच रहे हो अविश? यही ना ये सब क्या हो रहा है? सच तो ये है तुमने मुझे चंगुल में नहीं, मैंने तुम्हें अपने चंगुल में फंसाया था। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारी बातों में इतनी आसानी से आ जाऊंगी? सच तो ये है कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं बल्कि तुम मेरी बातों में आ गए। कौन हो तुम? ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ। इस बंगले को देख रहे हो तुम? मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। मैं शुरू से ही हमेशा सुंदर और जवान रहना चाहती थी और मैंने इसके लिए काला जादू का इस्तेमाल किया। मगर काला जादू करने के लिए एक शर्त थी, किसी ऐसे जवान इंसान का खून पीना जो इंसान मुझे दिलो जान से चाहे। तुम इन दोनों को तो देख ही रहे हो। शंभू और सुनील सालों पहले मर चुके हैं। यहाँ सिर्फ मैं और तुम जिंदा हो। तुम एक भूतिया बंगले के अंदर हो। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ईशा ने ये कहा ही था कि अचानक एक आवाज गूंजी। अविश उस आवाज को पहचानता था। आवाज उस अजनबी की थी। तुम बंधे हुए नहीं हो अविश, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। उठो और यहाँ से पूरी ताकत लगाकर भागो। अविश ने देखा ईशा के पीछे वही अजनबी लालटेन पकड़े हुए वहीं खड़ा हुआ था। अविश जोर से बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम मेरी आंखों के सामने कुछ देर पहले मरे हुए जमीन पर पड़े थे और अचानक उठकर खड़े हो गए और फिर गायब हो गए। मेरा भाई भी इसी भूत बंगले में आकर गायब हुआ था। तब से मैं इस भूत बंगले के बारे में छानबीन कर रहा हूँ। मैं इसी सिलसिले में यहाँ आ रहा था जब तुम मेरी कार से टकराए थे। उस अजनबी की बात सुनकर ईशा ने गुस्से से उसकी ओर देखा, मगर अजनबी की आंखों में खौफ नहीं था बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा था। यहाँ जो आता है जिंदा बचकर नहीं जाता। ये शिकार मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसे इतनी आसानी से जाने दूंगी? ठीक वैसे ही जैसे मेरे भाई को तूने अपने प्यार के जाल में फंसाया था, लेकिन अब मैं किसी और की जान नहीं जाने दूंगा। इतना कहने के बाद अजनबी ने फिर से चिल्लाकर कहा, वक्त बर्बाद मत करो अविश,
यहाँ से भाग जाओ। अजनबी की बात सुनकर अभिश को पता नहीं क्या हुआ, वो उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा उस अजनबी ने सच कहा था, वह बंधा हुआ नहीं था। अभिश पूरी ताकत लगाकर भाग निकला। अचानक उस अजनबी की दिल दहला देने वाली चीख उसके कानों में गूंजी और एक भयानक परछाई उसके शरीर से टकराई। होश आने पर अभिश ने खुद को होटल में पाया। उसने देखा कि वो उसी होटल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। शंभू और सुनील खड़े हुए उसे देख रहे थे। अभिश बुरी तरह से सहमा हुआ था। क्या हुआ साहब, इतने डरे हुए क्यों हो? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, ईशा तो भाग गई। तभी अचानक अभिश को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने एक परछाई दिखाई देने लगी। उसने उसकी ओर देखा। वो उस परछाई को पहचानता था। वो कदमों की आहट और परछाई ईशा की थी। अभिश का चेहरा देखकर शंभू और सुनील के चेहरों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई, जिसे देखकर अभिष एक बार फिर से बेहोश हो गया। अंधेरे जंगल में सिराज खड़ा हुआ है और उसके सामने उसके बेटे की लाश है। वो दाएं बाएं देखता है, सब जगह सुनसान। पीछे एक भयानक आवाज आती है। वो मुड़कर पीछे देखता है तो एक भयानक काला साया हंस रहा होता है और वो सीधे उड़ते हुए रोहित की लाश में घुस जाता है। सिराज चिल्ला पड़ता है। सिराज देखता है वो प्लेन में है और उसका बेटा उसकी बीवी के पास ही बैठा हुआ है। सिराज अपनी पत्नी मोना और अपने बच्चे रोहित के साथ अमेरिका से लौटकर छुट्टी मनाने के लिए इंडिया आता है, अपने बचपन के दोस्त गौरव से मिलने। रास्ते में सिराज की गाड़ी खराब हो जाती है और वो गौरव को फोन लगाता है, लेकिन गौरव फोन नहीं उठाता। सिराज, कमाल की बात है, मैंने उसे बताया भी था कि मैं किस समय आने वाला हूँ और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। अब मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं कैसे घर तक पहुंचूंगा? रात काफी हो चुकी थी और जहां सिराज की गाड़ी खराब हुई थी वहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था और भयानक जंगली आवाजें आने लगी थी, मानो जंगल जिंदा हो उठा हो और उसे आवाज लगा रहा हो। तभी सिराज सामने से आ रही रोशनी को देखता है, जो कि बहुत तेज उसकी आंखों पर पड़ रही होती है। उसके काफी करीब आकर गाड़ी रुक जाती है, जिससे निकलकर एक साया उसकी ओर आने लगता है। सामने से आ रही तेज रोशनी से सिराज को ठीक से कुछ दिख नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो अपने चेहरे के सामने अपना हाथ रखकर कुछ देखने की कोशिश करता है। वो डरते हुए बोलता है, सिराज डर से कांपते, कौन है? कौन है वहां? अरे मैं हूं गौरव, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? माफ करना यार, मैं अपने कुत्ते को हॉस्पिटल ले जा रहा था, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। और वो अपनी कार में बैठकर जाने लगता है। सिराज, अरे अब हम लोग घर कैसे जाएं? गौरव, घर 500 मीटर की दूरी पर ही है। इतना कहकर गौरव अपनी कार में बैठता है और चला जाता है। सिराज अपनी पत्नी और लड़के के साथ पैदल चलना शुरू कर देता है। उस इलाके में जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था, मौसम और भयानक होता जा रहा था। बिजली चमक रही थी और सिराज के बेटे रोहित को डर लग रहा था। सिराज, डरो मत बेटा, हम घर पहुंच ही गए हैं। वो घर पहुंचता है तो मौसम और भी भयानक हो जाता है। गौरव उस जंगल के बारे में सोचता है जो उसके दोस्त ने बताया था। मरने के बाद कोई इस दुनिया में लौट कर वापस नहीं आता और जो आता है वो इस दुनिया का नहीं होता, लेकिन उसे अपने कुत्ते की जान हर हाल में बचानी थी। सिराज अपने घर की बालकनी में बैठा हुआ गांव के बारे में सोच रहा था। पहाड़ों के बीच बसा हुआ वो बहुत ही छोटा गांव था, जहां सिराज अपने बचपन में अपने माँ बाप के साथ रहा करता था। आधी रात को वो देखता है गौरव को कार से उतरते हुए और वो सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका कुत्ता कहीं दिखाई नहीं देता। गौरव का मुंह भी उतरा हुआ था। सिराज को लगता है कि उसका कुत्ता मर गया है। सुबह होते ही सिराज और गौरव दोनों मिलते हैं। सिराज, अरे गौरव, तू ठीक तो है ना? तेरा कुत्ते का नाम सुनते ही गौरव और परेशान हो जाता है। हाँ, उसे डॉक्टर ने कहा है कुछ दिन आराम करने के लिए। वैसे कितनी दूर है जानवरों का अस्पताल यहाँ से? है थोड़ी दूर। वो सब छोड़, आजा अपने बचपन की यादों को ताजा कर लेते हैं। गौरव सिराज का बचपन का दोस्त था। वो उसी गांव में रह रहा था। वो उसे दिन भर पूरा गांव घुमाता है और रात में दोनों गौरव के घर आ जाते हैं। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे के बाहर बहुत जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है।
वो दरवाजे से अपना सर भी मार रहा था। सिराज, रुक, मैं खोलता हूँ। गौरव घबराते हुए, नहीं, मत खोलना, बिल्कुल मत खोलना। सिराज कुछ समझ नहीं पाता। गौरव उसे ऊपर जाकर सो जाने के लिए कहता है। सिराज बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। गौरव दरवाजे के सामने कुर्सी पर बैठा होता है, अपनी बंदूक लिए। कुत्ता भौंकता रहता है और दरवाजे पर जोर जोर से सर मार रहा होता है। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है और गौरव अपनी बंदूक लिए उस जगह से हिलता तक नहीं है। सुबह होती है, सिराज बाहर निकलता है और देखता है गौरव अपने कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तेरा कुत्ता एक ही रात में ठीक हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये बता, रात को यही भौंक रहा था क्या? हाँ, थोड़ा डरा हुआ था। गौरव और सिराज दोनों कार में फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं और जब वो लोग शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं कि रोहित गौरव के कुत्ते के साथ खेल रहा होता है। सिराज, अरे वाह, तुमने नया दोस्त बना लिया। मेरा कुत्ता बहुत ही समझदार है, जल्दी सबसे दोस्ती करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब सूरज डूब रहा होता है, गौरव का कुत्ता गुर्राना शुरू कर देता है। गौरव उन्हें बताता है कि रात में उसका कुत्ता होश खो बैठता है, इसलिए उसे बांधना पड़ता है। गौरव अपने कुत्ते को गैराज में ले जाता है और उसका मुंह बांधकर उसे वहीं बांध देता है। रात के 12 बजे जब सारे लोग सो गए थे, तब गौरव के गैराज से बहुत जोर जोर से आवाज आती है, मानो गैराज के दरवाजे को कोई तोड़ना चाहता हो। रोहित उठकर देखता है तो उसका मन कुत्ते से मिलने का करता है, क्योंकि वही उसका यहाँ इकलौता दोस्त था। वो छुपते हुए गैराज के पास चला जाता है। गैराज में से जोर जोर से आवाज आ रही थी। रोहित को लगता है कि कुत्ता डर के मारे ऐसा कर रहा है और उसे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन गैराज के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। रोहित, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं कल आऊंगा और तुम्हारे डर को भगा दूंगा। अगली शाम के समय जब गौरव कुत्ते को गैराज में बंद करके जाने लगता है, तभी रोहित उसकी जेब में से चाबी चुरा लेता है। रात में वो गैराज तक चला जाता है। कुत्ता लोहे की मोटी चेन से बंधा होता है। वो रोहित को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। रोहित उसके पास आता है और उसके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा और चैन भी खोल देता है। रोहित उसे सहलाता है, तभी कुत्ता उस पर गुर्राने लगता है, जिससे वो डर जाता है। तभी रोहित की बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुनकर गौरव जाग जाता है। वो गैराज में जाकर देखता है कुत्ता रोहित की गर्दन को अपने मुंह में दबाए हुए था और उसकी गर्दन से खून निकल रहा था। कुत्ता गौरव को देखते ही रोहित की गर्दन छोड़ देता है और उस पर झपट्टा मारता है। गौरव उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर सिराज भी जाग जाता है और सिराज और मोना दोनों नीचे आते हैं और अपने बच्चे की हालत देखकर मोना रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। सिराज, ये सब क्या है? मेरे बच्चे को तुम्हारे कुत्ते ने मार डाला। गौरव, देखो उसकी गर्दन पर थोड़े निशान हैं, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गौरव और सिराज रोहित को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। मोना घर पर बाकी लोगों के साथ रुक जाती है। सिराज जब अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाता है तो डॉक्टर उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। सिराज गौरव से लड़ने लगता है, तेरी वजह से मेरा बच्चा मर गया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गौरव को बहुत मारता है, मार मार के अधमरा कर देता है। गौरव, देख सिराज, एक रास्ता है जिससे तेरा बच्चा वापस जिंदा हो सकता है। सिराज, मेरा बच्चा मर चुका है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा कुत्ता भी मर चुका था, लेकिन मैंने उसे जिंदा किया। गौरव उसे बताता है कि कैसे उस दिन जब उसका कुत्ता बीमार हो गया था और वो उसे कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले गया था, तब उसके कुत्ते की जान चली गई थी। वो जंगल में एक गुफा में जाकर खोपड़ी के ऊपर कुत्ते का खून डालता है। उसमें से एक भयानक आत्मा निकलती है और उस कुत्ते को उसने गुफा के सामने बने ट्रायंगल में रखा और वहां से चला गया। गौरव, देख मेरा कुत्ता वापस आ गया था, इसीलिए हो सकता है तेरा बच्चा भी वापस आ जाए। सिराज पूरी तरह से टूट चुका था, इसीलिए वो ऐसा करने के लिए भी तैयार हो जाता। दोनों रात 12 बजे जंगल जाते हैं। गुफा के सामने एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके अंदर की मिट्टी लाल रंग से चमक रही थी। सिराज रोहित की लाश को उस ट्रायंगल में रख देता है और गौरव उसे गुफा के अंदर ले जाता है, जहां वो रोहित का खून उस खोपड़ी पर डाल देता है। खोपड़ी में से एक भयानक आत्मा निकलती है। आत्मा जोर जोर से हंसने लगती है। आज इंसान आया है मेरे लिए। और वो आसमान में चली जाती है। अचानक से थोड़ी देर बाद ट्रायंगल पर कूद जाती है और एक बहुत भयानक आवाज के साथ रोहित की डेड बॉडी गायब हो जाती है और ट्रायंगल जिस जगह पर था, अब वो वहां एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है। गौरव, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों घर वापस आ जाते हैं और सिराज मोना को ये बताता है
कि उनका लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। गौरव अपने कुत्ते को अपने घर के पीछे गाड़ देता है। 2 दिन के बाद रात के 12 बजे सिराज के घर के दरवाजे के सामने से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। मोना जाग जाती है और सिराज भी। सिराज, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। सिराज नीचे जाता है और सामने अपने लड़के को खड़ा हुआ देखता है तो उसे विश्वास नहीं होता। वो खुशी से उसे गले लगा लेता है। रोहित की आंखें भयानक लग रही थी। वो दांत किटकिटा रहा था। उसके पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई थी। तभी उसे गौरव की बात याद आती है और वो उसके हाथ बांध देता है और उसके मुंह पर पट्टी बांधकर उसको किचन में सुला देता है। मोना पानी पीने के लिए किचन में जाती है और रोहित को देखती है। वो उसे गले से लगा लेती है और उसका मुंह और हाथ खोल देती है। रोहित की आंखें लाल थी और वो एक भयानक आवाज में कहता है, पापा ने मेरे साथ ऐसा किया है। मोना उसे अपने साथ बेडरूम में लेकर आती है और सिराज को जगाती है और उसके साथ लड़ाई शुरू कर देती है। दोनों सीढ़ियों के पास लड़ रहे थे। दोनों बहस कर ही रहे होते कि तभी पीछे से रोहित मोना को धक्का दे देता है। वो लुढ़कती हुई नीचे गिर जाती है। सिराज, ये क्या किया तुमने? सिराज मोना को उठाने के लिए नीचे जाता है। वो चोट लगने की वजह से मर चुकी थी। रोहित धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। सिराज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। सिराज उसका गला दबाने लगता है। तभी वो देखता है कि रोहित की नाक से एक कैंचुआ बाहर आ रहा था। वो उसे देखकर घिन से अपने हाथ वापस खींच लेता है। रोहित हंसते हुए उसका हाथ पकड़ता है और अपने सीने पर रख लेता है। रोहित का दिल नहीं धड़क रहा था। सिराज ये देखकर मानो वहीं जम गया हो। रोहित, क्या हुआ पापा? इतना कहते हुए वो अपना हाथ सिराज के दिल पर रखता है। सिराज का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिर धीरे धीरे वो भी धड़कना बंद हो जाता है। तभी गौरव के घर से गोली चलने की आवाज आती है और एक भयानक चीख की आवाज आती है। धीरे धीरे रोहित गौरव के घर की ओर बढ़ता है और दरवाजे पर देखता है गौरव की लाश, उसके गले में अपने दांत गाड़े हुए उसका कुत्ता। रोहित, आओ चलो हम खेलते हैं मेरे दोस्त। गौरव की बंदूक हाथ में लेकर रोहित कुत्ते को सहलाते हुए घर के बाहर बारिश में निकल जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।